अब अपन वापस देखेंगे कौन सी संघवाद। तो संघात्मक व्यवस्था होती है। संघात्मक व्यवस्था में होता है लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का स्रोत होता है संविधान। फिर कठोर संविधान होता है, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होती हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान होता है। फिर दोहरा संविधान होता है, दोहरी नागरिकता भी होती है। फिर द्विसदनीय विधायिका होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, दोहरी न्यायपालिका होती है और राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। फिर एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं, जैसे लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता नहीं होती, शक्तियों का स्रोत संविधान या केंद्र होता है। फिर लचीला संविधान होता है एकात्मक में। फिर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं होता है। फिर एकल संविधान होता है, फिर एकल नागरिकता होती है। ठीक है। फिर द्विसदनीय या फिर एक सदनीय विधायिका होती है, एकल कार्यपालिका होती है, एकल न्यायपालिका होती है और केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। फिर भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषताएं क्या है, यानी संघीय विशेषताएं, जैसे कि एक तो लिखित संविधान है अपने, ठीक है। फिर संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान शक्तियों का स्रोत है, अर्थात संघ और राज्य दोनों को शक्तियां प्रदान करता है। फिर केंद्र राज्यों संबंधों में संविधान कठोर है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, जिसके कारण संघ मनमाना संशोधन नहीं कर सकता। फिर दोहरी विधायिका है, जैसे संसद और राज्य विधानमंडल। फिर दोहरी कार्यपालिका है, तो राज्य और केंद्र में दोनों में अलग अलग सरकार है। फिर एकात्मक व्यवस्था क्या क्या है विशेषताएं, तो एकल संविधान है, ठीक है। फिर एकल नागरिकता है, केंद्र के पास विधायी अधिक शक्तियां हैं, ठीक है। अवशेष शक्तियां केंद्र के पास है, समवर्ती सूची पर केंद्र यानी संघ को प्रधानता है। फिर राज्य सूची के विषय पर अतिक्रमण कर सकता है, जैसे आर्टिकल 249, 250, 252, 253 में। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। राज्यपाल राज्य विधायक के विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। फिर अनेक मामले में केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, जैसे 256, 257, फिर 350, 339, 347। फिर राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का प्रावधान। फिर मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग का गठन। वित्तीय संसाधन केंद्र के पास अधिक हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एकल न्यायपालिका। फिर राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर तीन प्रकार के आपातकाल हैं, जो उस समय भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन केंद्र द्वारा किया जाता है। लचीला संविधान है, जिसमें संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकते हैं और अधिकांश संशोधन में राज्यों की आवश्यक सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। परंतु भारतीय संविधान फेडरल व यूनियन दोनों की विशेषताएं, इसलिए इसे अर्ध परिसंघीय कहते हैं, ठीक है। तो ये है। और भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, सब इस जगह यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। और अंबेडकर ने कहा था, शांति काल में भारतीय संविधान संघीय है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक हो जाता है। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको एक बुनियादी ढांचा माना है संविधान का। तो संविधान फेडरल स्ट्रक्चर को संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया है। फिर संघवाद के विकास के कारण क्या है, तो पहला तो है क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया है। फिर 1977 में जनता पार्टी का उदय भी इसका उदय माना जाता है। फिर गठबंधन की राजनीति। फिर एक है केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी अधिक होना, न्यायिक सक्रियता। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सक्रियता और नीति आयोग का गठन। तो ये संघवाद के विकास के कारण हैं, ठीक है। फिर अपन आगे चलें, तो अगला आता है केंद्र राज्य संबंध। इसमें आते हैं विधायी और प्रशासनिक संबंध। तो 245 कहता है, संसद के द्वारा पारित की गई विधियां, संसद के द्वारा पारित की गई विधियां भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी विशेष क्षेत्र में लागू हो सकती है, ठीक है। फिर राज्य विधायिका द्वारा पारित की गई विधायी विधियां राज्य के संपूर्ण क्षेत्र और उसके किसी क्षेत्र विशेष में लागू हो सकती हैं। फिर भारत के जो संसद द्वारा पारित की गई विधियां हैं, जो भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों पर भी लागू हो सकती है, ये बताया अनुच्छेद 245(2) में। फिर विशेष स्थिति में राज्य की जो विधियां हैं वो भी बाहर लागू हो सकती हैं। तो ये तो हो गए। फिर अपवाद क्या है इसके 245 के, तो इसके अपवाद है अनुच्छेद 240, जिसमें राष्ट्रपति यह आदेश जारी कर सकता है कि संसदीय विधि या उसका कोई भाग संघ शासित प्रदेशों में लागू नहीं होगा, ठीक है। वो 4 संघ शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर नागर और लक्षद्वीप, ठीक है।
फिर राष्ट्रपति यह आदेश जारी कर सकता है कि संसद की विधि या उसका कोई भाग जो निम्नलिखित राज्यों के स्वायत्त शासी जिलों पर निष्प्रभावी होगा। कौन कौन से राज्यों के स्वायत्त शासी जिले हैं? एक तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। ठीक है। फिर राज्यपाल ये निर्देश दे सकता है कि संसद विधि या उसका कोई भाग राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में, जो कि 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं, उनमें लागू नहीं होगा। फिर असम का राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद द्वारा पारित की गई विधि का कोई भाग या उस अधिनियम 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र जिसमें स्वायत्त शासी जिलों में लागू नहीं होगा। तो इसके अपवाद है 245 के। फिर अगला आता है अनुच्छेद 246, जो संघ व राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। संघ सूची व राज्य सूची के बीच अतिव्याप्ति यानी ओवरलैपिंग है, तो इसको किसको वरीयता दी गई है? संघ को वरीयता दी गई है। ठीक है, संघ सूची को। तो ये है ओवरलैपिंग यानी अतिव्याप्ति में। फिर संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय है, आरंभ में 97 थे। राज्य सूची में अभी 59 है, पहले 66 थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में है 52 और पहले थे 47। फिर संघ सूची है, उसमें कौन कौन से हैं? एक तो रक्षा, सेना, विदेशी कार्य, फिर युद्ध शांति, रेल, वायुमार्ग, डाक, तार, टेलीफोन, करेंसी व सिक्के, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, बीमा प्रत्यर्पण, शेयर बाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये सब है। फिर राज्य सूची, तो आरंभ में 66 विषय थे और अभी 59 हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से? लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, पशुधन, फिर संपदा शुल्क, बाजार, मेले, साहूकारी, फिर गैस, लोक स्वास्थ्य, मादक यानी लिक्कर। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अभी 52 है, जिसमें विवाह है, तलाक है, फिर वन, दिवाला, विद्युत कारखाने, जन्म, मृत्यु, पंजीकरण, फिर राष्ट्रीय जलमार्ग, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ये सब है। फिर न्यायालय के विनिश्चय, तो ये समझ में नहीं आया मेरे, उसको हटाते हैं। अनुच्छेद 247, संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है 247 के तहत। फिर अनुच्छेद 248, अब से शक्तियां संघ को प्रदान की गई हैं। तो संघ राज्य तथा समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त विषय पर क्या बना सकता है? विधि बना सकता है। अब से शक्तियां किसको है? संघ को, 248 में। फिर 249 में क्या है? राज्य सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है और यह कानून 1 वर्ष तक लागू रहेगा। और राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित करके 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है। फिर अनुच्छेद 250, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। फिर है अनुच्छेद 252, यदि दो से अधिक राज्य केंद्र से आग्रह करें तो संसद राज्य सूची पर विषय बना सकती है और कानून उन्हीं पर लागू होगा। फिर अनुच्छेद 253, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। फिर अनुच्छेद 251, यदि राज्य सूची के विषय पर संसद या राज्य विधायिका द्वारा कानून बनाए गए कानून के मध्य टकराव है तो संसद द्वारा पारित अधिनियम प्रभावी होगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 254, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संसदीय विधि के विरुद्ध थी तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे सहमति दे दी गई थी, तो राज्य में वह कानून लागू होगा जो लागू होगा, लेकिन संसद नई विधि द्वारा राज्य विधि को निरस्त कर सकती है। तो ये 254 में दिया हुआ है। ठीक है। और 251 में क्या है? जब उनके मध्य टकराव है तो। फिर अगला चलें तो अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 255 क्या कहता है? ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। फिर आगे चलें। अन्य मामलों में संघ की विधायी श्रेष्ठता या सर्वोच्चता, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना हो तो संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। फिर यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उसके लिए भी संसद विधि बना सकती है। फिर राज्य सूची के कुछ विषय पर राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, जैसे विधेयक व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। ठीक है। फिर वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखें। तो ये सारे मामले हो गए हैं। फिर आगे चलें, कौन सा? प्रशासनिक संबंध।
तो भारत में दोहरी कार्यपालिका है, अर्थात राज्यों की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। फिर किंतु निम्नलिखित मामलों में संघीय कार्यपालिका राज्यपालिका को निर्देश दे सकती है। जैसे अनुच्छेद 256 राज्य को निर्देश दे सकता है कि संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम को राज्य में लागू करे। फिर अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में संघ को राज्यों पर नियंत्रण दे सकता है। अगला है अनुच्छेद 256। तो संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है कि संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों को राज्यों में लागू करे। फिर 257 कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण। राज्य अपनी कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि संघ कार्यपालिका शक्तियों के साथ टकराव ना हो। संघ राज्यों में रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि के रखरखाव व संरक्षण का निर्देश भी राज्य को दे सकता है। फिर अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। तो ऐसे विवादों के समाधान के लिए संसद अधिनियम के माध्यम से प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। मामलों के को सीधे उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो अनुच्छेद 262। फिर अगला चलें अनुच्छेद 350 यह निर्देश दे सकता है कि भाषा अल्पसंख्यकों को उनकी आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाने का प्रावधान करें। फिर अनुच्छेद 347 राज्य में किसी भाषा को बोलने वाले लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं तथा वे राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि प्रशासन में उनकी भाषा का प्रयोग किया जाए, तो राष्ट्रपति उनकी मांग से संतुष्ट है तो वह राज्य को निर्देश दे सकता है कि उस भाषा का प्रयोग प्रशासन में किया जाए। फिर अनुच्छेद 339 केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए राज्य विशेष योजना कार्यक्रम बनाए। अनुच्छेद 244 केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजना व कार्यक्रम बनाए। फिर अनुच्छेद 275 तो केंद्र राज्य को अनुदान प्रदान करता है और अनुदान के लिए विशेष शर्तें निर्धारित करता है, अतः ये शर्तें एक प्रकार से निर्देश ही हैं। फिर अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया गया है। इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं और राज्य सरकार इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती, जबकि राज्यों का पूरा प्रशासन इनके द्वारा ही किया जाता है। फिर अनुच्छेद 356 केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है तथा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र राज्य को राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। फिर अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के समय केंद्र राज्य सरकार को वित्तीय निर्देश दे सकती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच का आयोग गठन कर सकती है। फिर राज्य के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सशस्त्र केंद्रीय बलों को राज्य में नियुक्त कर सकता है। फिर लोक सेवा आयोग के संदर्भ में तो राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा गठन किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के आग्रह पर राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य को सेवा प्रदान कर सकता है। फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के आग्रह पर संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती की योजनाओं के क्रियान्वयन आदि पर राज्य को सहायता कर सकता है। फिर आगे चलें अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद तो अस्थायी संवैधानिक निकाय है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया गया था ये। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 263 में तो अंतर्राज्यीय परिषद कैबिनेट 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी होते हैं। फिर अगला है अभी तक 12 बार बैठक हुई है। सहकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में बनी थी। उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। फिर राज्यों के मध्य तथा तक केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद समाधान करना। फिर क्षेत्रीय परिषद होती है, सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से गठित की गई थी। देश में कुल 6 हैं, 5 और 1 है पूर्वोत्तर परिषद जो 1971 में बनी थी। राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। फिर अगले आते हैं कौन से वित्तीय संबंध, ठीक है। फिर आते हैं वित्तीय संबंध तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि और लोक लेखा के बारे में है। फिर 267 है वो है आकस्मिक निधि के बारे में। फिर 268 वो कर जो केंद्र लगाते हैं पर राज्य इन्हें वसूलते हैं और उपयोग करते हैं, जैसे स्टाम्प शुल्क। फिर 269 वो कर जो केंद्र लगाते हैं वसूलते हैं और राज्य को दे देते हैं, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार व परिवहन पर कर, ठीक है। फिर एक 269 कै इसमें IGST है। फिर 270 वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं वसूले जाते हैं
और वित्त आयोग की अनुशंसा पर संघ और राज्यों में बांट दिए जाते हैं। फिर अनुच्छेद 268, 69 और 271 में दिए गए करों को के अतिरिक्त सभी कर इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? 270 के अंतर्गत। ठीक है। फिर 80वां संविधान संशोधन, इसमें निगम कर और सीमा शुल्क को अनुच्छेद 272 से हटाकर अनुच्छेद 270 के अंदर रख दिया गया था। ठीक है। अब इन्हें राज्यों से साझा करना पड़ता है। फिर है 271, तो संघ के प्रयोजन के लिए कर पर अधिभार लगाना, तो अधिभार लगाना है 271 में। 275 है केंद्र के द्वारा राज्य को दिए जाने वाले अनुदान है, जिसमें सामान्य अनुदान है और विशेष अनुदान है। फिर 282 तो विवेकाधीन अनुदान है, और 269 ए जिसमें जीएसटी परिषद है। ठीक है। 269 ए, 282 है विवेकाधीन अनुदान। फिर 280 वित्त आयोग है, राष्ट्रपति द्वारा प्रति 5 वर्ष पश्चात इसका गठन किया जाता है। 1 सदस्य, 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। संसद द्वारा योग्यता निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का जानकार होता है। फिर इसके सदस्य आर्थिक मामलों के जानकार, विधिक मामलों के जानकार, नागरिक सेवा का अनुभवी और सरकारी लेखा सेवा का अनुभवी होना चाहिए। फिर कार्य क्या है? तो अनुच्छेद 270 के तहत आने वाले करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय करते हैं। ये राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में अनुशंसा करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य करते हैं। फिर 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष थे NK सिंह और सदस्य थे अजय नारायण झा और ये सब। ठीक है। प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिरी और रमेश चंद्र। फिर केंद्र व राज्य के मध्य विवादित मुद्दे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का भेदभावपूर्ण व्यवहार, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों का भेदभावपूर्ण वितरण, राज्य सूची के विषय पर संघ का अतिक्रमण, राज्य की सहमति के बिना राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनात करना, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग, अनुच्छेद 3 का प्रयोग जिसमें राज्यों का पुनर्गठन है। फिर दूर संचार के साधनों पर केंद्र का अधिकार और राज्यपाल द्वारा राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया, तो इसने कुछ सिफारिशें की थी, जैसे अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए, राज्य को अधिक शक्तियां दी जाए, केंद्र पर निर्भरता कम करने हेतु राज्य को अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाए और राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनात करने की संघ की शक्ति को यथावत रखें। ठीक है। फिर आया सरकारी आयोग, इसका गठन 1983 में किया था, 1987 में सिफारिश दी थी। तो राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए तथा यह प्रावधान संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। फिर इसने राज्यपाल के लिए बोला था, यह प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, सत्ता दल का ना हो, राज्य से बाहर का हो, सक्रिय राजनीति में ना हो। फिर अल्पसंख्यकों को अवसर दिया जाए और उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श किया जाए। फिर ये कहता है कि राज्यपाल को बिना किसी ठोस कारण के 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व नहीं हटाना जाना चाहिए और अगर हटाया है तो कारण बताना चाहिए और दोनों सदनों में उसको अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। फिर यदि त्रिशंकु विधानसभा हो तो इसने 4 विकल्प बताए। पहले तो चुनाव पूर्व गठबंधन, फिर यदि सबसे बड़ा दल दावा करे तो, फिर चुनाव बाद का गठबंधन जो सरकार में शामिल है और चुनाव पश्चात गठबंधन जो बाहर समर्थन कर रहा है। फिर अनुच्छेद 356 के प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। ये कहता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद ही घोषणा की जानी चाहिए। फिर रिपोर्ट संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। रिपोर्ट को मीडिया में देना चाहिए। कार्यकारी सरकार को मौका देना चाहिए। फिर संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के बाद ही विधानसभा को भंग करना चाहिए। फिर अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को अधिक मजबूत बनाया जाए और ऐसी कुछ अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए। फिर इसने बोला था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदल के राष्ट्रीय विकास एवं आर्थिक परिषद किया जाए। तो ये सब तो हट काम के नहीं है। फिर अनुच्छेद 163 के तहत दी गई विवेकाधीन शक्तियों के बारे में इसने बोला था, राज्य में केंद्र बलों को तैनात करने की केंद्र की शक्ति यथावत बनी रहनी चाहिए। फिर इसने बोला था समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में एक रूम कानून बनाने से पहले राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय परिषद में परामर्श करना चाहिए। फिर राज्यसभा की भूमिका यथावत बनी रहनी चाहिए। संसद के अनुमोदन के बाद ही मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति की जाए। अनुच्छेद 3 यथावत बना रहे। फिर इसने त्रिभाषा फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। फिर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग का गठन किया जाए
और इसने बोला था अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक आरक्षित करना, उसके लिए इसने बोला था राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जाता है तो 4 माह में निर्णय लेना चाहिए। विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्णय 2 माह में किया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति यदि राज्य के विधेयक को अस्वीकार करता है तो कारण बताया जाए। फिर राज्य के अध्यादेश को आरक्षित रखने पर राष्ट्रपति द्वारा 15 दिन में निर्णय लिया जाए। और राज्य सरकार अध्यादेश एक बार से अधिक पुनर्प्रख्यापित नहीं कर सकती। फिर कराधान से संबंधित अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखें और शेष अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दे दें। तो इसने ये सब बोला। फिर आगे चलें तो फिर आया पुंछी आयोग। तो इसके अध्यक्ष थे भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी। और 2010 में अपनी सिफारिशें दी। समवर्ती सूची में कानून बनाने से पहले संघ को राज्यों के साथ व्यापक समझौता करना चाहिए। केवल संसदीय सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए संघ को समवर्ती सूची पर विषय नहीं बनाना चाहिए। फिर यदि राज्यपाल राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर कोई निर्णय लेना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इसने कुछ बातें बोली थी कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, राज्य से बाहर का हो, स्थानीय राजनीति में सक्रिय ना हो, पिछले कुछ समय से राजनीति में सक्रिय ना हो, राज्यपाल को बिना किसी ठोस कारण के 5 साल से पहले नहीं हटाना चाहिए और राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान भी हो। फिर इसने अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई है, अतः राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, इसने ये बोला। फिर ये बोलता है विधानसभा पारित किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल 6 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए। फिर चुनाव से पूर्व अगर गठबंधन की बात करता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो इसने बोला चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन को अथवा राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। फिर सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले चुनाव पूर्व गठबंधन वाले दल को, फिर सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो दूसरों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करे, फिर है चुनाव बाद सबसे बड़ा गठबंधन जिसमें सभी दल सरकार में शामिल होना चाहते हों, और फिर है चुनाव बाद गठबंधन जिसमें सभी दल सरकार में शामिल ना हो रहे हों। मुख्यमंत्री को हटाने से पूर्व फ्लोर टेस्ट अवसर दिया जाना चाहिए। राज्यपाल से सभी गैर संवैधानिक दायित्व ले लेना चाहिए, जैसे विश्वविद्यालयों का कुलपति का दायित्व। फिर अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकाल घोषणा अंतिम विकल्प के रूप में की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मंत्री परिषद और राज्य की विधान सभा को भंग करने के बजाय स्थानीय आपातकाल का विकल्प दिया जाना चाहिए। फिर अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद अधिक विश्वसनीय, शक्तिशाली और निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसने क्षेत्रीय परिषद को अधिक सक्रिय किया जाना चाहिए और वर्ष में कम से कम 2 बैठक अनिवार्य की जानी चाहिए। इसने बोला नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग आदि। फिर स्थानीय निकायों को संविधान के तहत शक्तियां प्रदान कर अधिक सशक्त और प्रभावी किया जाए। तो इसने ये सारी चीजें बोली। और केंद्रीय कर संग्रह में उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी को भी सीमित किया जाए। तो अगर सीधा क्वेश्चन बनता है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी संबंध, तो केंद्र 5 शर्तों के अंतर्गत राज्य सूची पर विधि निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 249 यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। 250 यदि 352 के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। 252 या 2 से अधिक राज्य संसद से राज्य सूची के विषयों में विधि निर्माण का निवेदन करते हैं। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण करना है। और 356 यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये सब बोला। और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, तो अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विशेष राज्य विधियों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर पूरा अधिकार है। और 201 कहता है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही राज्य विधानमंडल में कुछ विषयों पर विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित विधि का निर्माण। फिर वित्तीय, और ये सब तो ठीक है। और वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति किसी राज्य से निवेदन कर सकता है कि वे धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयक उसके विचारार्थ पृथक रखें। फिर सरकारिया की समिति अगर सीधा लिखे अपन तो 263 के तहत अंतर राज्य परिषद को स्थायी बनाना। फिर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का सीमित उपयोग, अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त करना और अधिक सेवाएं बनाने का विचार। फिर क्षेत्रीय परिषदों का पुनरुद्धार व नियमित बैठकें आयोजित करना और सुरक्षा, तैनाती व समवर्ती सूची के विषयों में राज्यों से परामर्श लेना। फिर पुंछी आयोग की अनुशंसा क्या थी? तो समवर्ती सूची के विषय पर विधियों पर केंद्र व राज्य के मध्य व्यापक सहमति होनी चाहिए। केंद्र को सहायक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। राज्यपाल का चयन उनके गैर राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया
राज्यपाल के लिए भी चालू होनी चाहिए। फिर राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए समान सीटें आवंटित होनी चाहिए। क्षेत्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। और स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायपालिका के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएँ आयोजित होनी चाहिए।